बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेज़र एंड ऑप्टिक्स के कोर्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स का रिव्यू डिस्कस कर रहे थे और आज इसका थर्ड लेक्चर है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आई नो आप बोर हो गए होंगे इस टॉपिक पे लेक्चर सुनते सुनते, लेकिन बिलीव मी ये आखिरी लेक्चर है इस टॉपिक पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अगले टॉपिक पे बात करेंगे। बहरहाल इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं जो इसमें हमने डिस्कस करनी है। तो एक तो हमने एनर्जी लेवल्स डिस्कस करने हैं एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के, और फिर हमने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की बात करनी है, मॉलिक्यूलर रोटेशन देखेंगे और एनर्जी बैंड्स देखेंगे सॉलिड्स के अंदर, और इसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लाइट एमिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल में हम एमिशन और ऑब्जॉर्प्शन को अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे बात कर लेते हैं। तो एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट जो था वो बोहर ने दिया था, और सबसे पहली जो थ्योरी पेश की थी क्वांटम मैकेनिक्स में वो बोहर की थी। बोहर का एटॉमिक मॉडल था। तो बोहर ने ये मॉडल जो था वो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से ही अडॉप्ट किया था, और उसमें उसने एक ख़ास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और जिसकी बेस पर एटम के मॉडल को क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट किया जाने लगा था, वो ये की थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक ख़ास किस्म के सर्कल्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि ऐसे सर्कल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका रेडियस जो है वो एक फ़िक्स वैल्यू का है, उसके अलावा कोई किसी और सर्कल में किसी और रेडियस पे रिवॉल्व नहीं कर सकते। बहरहाल उन सर्कल्स को ऑर्बिट्स का नाम दिया था, और इन ऑर्बिट से रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का था उसकी जो है वो सर्टेन वैल्यूज़ होंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो फिर मूव करते हुए उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर तो n इंटू एच ओवर 2 पाई के बराबर आती है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, उस पोजीशन पे ऑर्बिट बना सकता है जिस पोजीशन पे उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू n इंटू एच ओवर 2 पाई के बराबर आती है। अदरवाइज वो पॉइंट जो है या वो स्पेस जो है इलेक्ट्रॉन को अलाउड नहीं है मूवमेंट के लिए। n जो है ये एक इंटीजर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, l जो है वो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो n हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इसको क्वांटम, ये फर्स्ट क्वांटम नंबर था, और इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट जो है या इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे है उस जगह को, इलेक्ट्रॉन की उस पोजीशन को, स्टेट को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं ख़ास नंबर से जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और n की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 सो ऑन। और इस n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दिया गया, और इस n की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की के स्पेसिफिक क्वांटम नंबर होंगे जिसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि सिर्फ ये जैसे कि हमने बात की कि एंगुलर मोमेंटम की एक ख़ास वैल्यू होगी कि किसी भी ऑर्बिट के हवाले से, तो फिर उस ख़ास वैल्यू को अगर हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्वांटम नंबर कहेंगे, और या फिर हम प्रॉपरली बात करें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहेंगे, और L से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। तो L की जो अलाउड वैल्यूज़ हैं वो हैं 0 1 2 अप टू n-1। इसको हम समझ लेते हैं कि L की अलाउड वैल्यू से क्या मुराद है। हम पहले भी मुख्तलिफ कोर्सेज में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली रिव्यू कर लेते हैं। फर्ज करें n की वैल्यू 1 है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली ही क्वांटम स्टेट में है, तो फिर L की वैल्यू जो है वो भी एक ही होगी, और L की वो एक वैल्यू कौन सी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी जी, उसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। और अगर n की वैल्यू 2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी सेकंड स्टेट में है न्यूक्लियस के अराउंड, तो फिर L की दो वैल्यूज होंगी, और उन दो वैल्यूज की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0 और 1। इसी तरह से अगर n जो है वो 3 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी थर्ड स्टेट में है, तो फिर L की 3 वैल्यूज होंगी, और L की वो 3 वैल्यूज जो हैं वो उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो होगी जी 0 1 और 2। तो इस तरह से L की अलाउड वैल्यूज जो हैं वो हम देखते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है वो
और इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है कि किसी क्लोज पाथ में, जैसे कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो फिर चार्ज पार्टिकल जब क्लोज पाथ में मूव करता है तो वो एक करंट जनरेट करता है, उस करंट से एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो उस करंट लूप के गिर्द डेवलप होता है। तो फिर यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोशन की वजह से या सिंपली ऑर्बिटल मोशन की वजह से फिर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर l के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है उसकी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो 2l+1 होंगी। तो इसको मजीद समझ लेते हैं किस तरह से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की जो वैल्यूज होंगी वो -l+1 सो ऑन -1 0 1 सो ऑन l-1 l तक होंगी। इसको रियल लाइन नंबर सिस्टम पे अगर हम बात करें तो स्टार्ट हमारा सेंटर जो है वो 0 है, फिर पॉजिटिव वैल्यूज जो वो भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। अच्छा जी, अब हम समझते हैं कि m की वैल्यूज जो हैं वो किस तरह से l के लिहाज से हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने कहा कि अगर n 1 है तो l की वैल्यू एक ही है और वो है 0। तो अगर हम 0 को यहाँ पे पुट करें तो इसका मतलब ये है कि m की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एक ही होगी, और वो एक वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी जी, उसकी मैग्नीट्यूड होगी 0। और अगर n की दो वैल्यूज हैं, सॉरी n की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन की सेकंड स्टेट है, तो l की दो वैल्यूज होंगी, और वो दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 0 और 1। 0 के लिहाज से तो हम बात कर चुके हैं। अब अगर 1 यहाँ पे पुट करें तो फिर इसका मतलब ये है कि 1 × 2 2 + 1 3। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, और वो 3 पॉसिबल वैल्यूज की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो होगी जी -1 0 और 1। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यूज जो है वो देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की एक और मोशन भी है जिससे जो है वो एक और स्टेट भी जनरेट होती है, और वो है स्पिन मोशन। तो उस स्पिन मोशन की जो मैग्नीट्यूड है वो 1/2 है h कट के यूनिट में, और फिर इससे रिलेटेड एक स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तो तब भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, जिसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी +1/2 या -1/2 होंगी, जिसको हम स्पिन अप या स्पिन डाउन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने एनर्जी लेवल्स देखे हैं एटम के अंदर, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मोशन की बेस पर और इलेक्ट्रॉन की स्टेट की बेस पर जो वो न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है, जनरेट होते हैं। तो इससे हमें इन लेवल से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर स्पेसिफिक स्टेट्स हैं या क्वांटाइज्ड स्टेट्स हैं। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं जी। जब एक मॉलिक्यूल बनता है दो या दो एटम ज़्यादा एटम से मिलकर, तो बेसिकली बाइंडिंग फोर्स होती है दरमियान में, उन एटम्स के दरमियान, जो उनको आपस में अटैच करती है, बाउंड करती है, बांध के रखती है। तो वो बाइंडिंग फोर्स एक स्प्रिंग की तरह से बिहेव करती है। और अगर हम सपोज करें कि हमारे पास जो है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो ही एटम अटैच हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर ये मॉलिक्यूल जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हुए हम कहते हैं जी कि हमारी जो बाइंडिंग फोर्स है वो लीनियर है। जब वो लीनियर है तो फिर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा, यानी कि आइटम्स की आपस की अटैचमेंट की वजह से जो एक पोटेंशियल जनरेट होगा, तो और फिर उसके साथ साथ एटम जब वाइब्रेट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जो कि उनके एक दूसरे से या तो दूर जाने से होगी या एक दूसरे के काफ़ी करीब आने पर होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो इस फॉर्मेट में होगा, v of x = 1/2 × x2 - x1 - x0 होल स्केयर। यहाँ पे हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। इसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 k × x - x0 होल स्केयर। k जो है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग फोर्स जो कि बाइंडिंग फोर्स है एक्चुअली, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -k × x - x0 से। अब ये x और x0 क्या है? x0 बेसिकली वो पोजीशन है मॉलिक्यूल्स की
जबकि वो अपनी मेन लैटिस पोजीशन पे हैं, और x जो है वो पोजीशन है जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से या तो अपनी लैटिस पोजीशन के लिहाज से एक्सट्रीम लेवल पर हैं, एक्सट्रीम डिस्टेंसेस पर हैं, या फिर अपनी लैटिस पोजीशन के लिहाज से जो है वो बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। और x1 जो हमने बात की थी, अगर हम वापस पिछली स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे हमें x1 x2 भी नज़र आ रहा है। ये बेसिकली वो डिस्टेंसेस हैं जो कि ये x1 और x2 जो है ये इन एटम्स की पोजीशंस हैं, इन मैसेस की पोजीशंस हैं, और x उनके दरमियान का मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस है। तो अगर हम वाइब्रेशनल मोशन की से रिलेटेड एनर्जी की बात करें, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉन्सेप्ट में, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है क्वांटम मैकेनिकली En इज इक्वल टू एच कट ओमेगा इंटू एन प्लस 1/2, और n यहाँ पे फिर से एक इंटीजर है 0 1 2 3 सो ऑन, इसकी वैल्यूज है, और ओमेगा जो है ये दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। तो फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एनर्जी लेवल्स को अरेंज करें तो हमारे पास जो पॉसिबल एनर्जी लेवल्स आते हैं वो आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं E0 इज इक्वल टू 1/2 एच कट ओमेगा सबसे कम एनर्जी लेवल है, जिसका मतलब ये है कि ऑल्दो n की वैल्यू जो है वो कम से कम 0 है, लेकिन n की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर भी दें तो भी एनर्जी 0, वाइब्रेशनल एनर्जी 0 नहीं होती। यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है या कोई भी ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसपे हम कह सकें कि किसी भी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल ऑसिलेशनल एनर्जी जो है वो 0 हो सकती है। इसको हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, जिसकी जो कि एक मिनिमम वैल्यू रखती है ग्रेटर देन 0, और इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू 1 से ग्रेटर क्यों होती है। फिर इसी तरह से n की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाएं 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो हमें एनर्जी लेवल्स मिलते जाते हैं, और हम देखते हैं कि इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान स्पेसिंग जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसी स्पेसिंग है, एक जैसे फासले पर है। लेकिन एक रियल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो है वो ऐसा नहीं है। एक रियल डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से बिहेव नहीं करता, वो परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है। और अगर वो परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है तो फिर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है उसको भी हम लीनियरली डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें टेलर सीरीज यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेलर सीरीज की जो है वो से हमने पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फिर इसके लिहाज से जब हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की जो हमने वैल्यू स्टार्ट में देखी थी उसको जब हम वैल्यूएट करते हैं यहाँ पे पुट करते हुए, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की टेलर सीरीज के से अप्लाई करने के बाद, तो वो आती है 1/2 k इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट स्केयर प्लस a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होल रेज़ टू 4 प्लस सो ऑन। a और b जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और स्प्रिंग कांस्टेंट अब जो है वो लीनियर फॉर्म में जो हमें नहीं मिलेगा, बल्कि ये होगा d2v और डिवाइडेड बाई dx2, और इसकी वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। अच्छा, तो अब हमारे पास जो एनर्जी होगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसके लिए हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी, और जो कि एक पावर सीरीज बनती है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की शक्ल देखें तो एक परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये जो डॉटेड लाइन है, इस तरह की जो है पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन की जो है वो फॉर्म बननी चाहिए। लेकिन एक रियल डायटोमिक मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की जो हमें फॉर्म नज़र आती है वो इस फॉर्म में नज़र आती है, जो कि सॉलिड लाइन हमें नज़र आ रही है, सॉलिड कर्व लाइन। और फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हम 1 डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो एक रियल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ जो है वो न्यू रिप्रेजेंट की है, तो एच सी ओमेगा ई, यहाँ पे एच प्लांक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा ई जो है वो इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, न्यू जो है यहाँ पे एक और नंबर है, इंटीजर है जो कि जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन कुछ भी होंगी। एनीहो, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब है,
तो फिर उसकी एनर्जी जो है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। लेकिन जब एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो यानी तो फिर जो स्पेसिंग होगी, या जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो फिर यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन बढ़ेगा और इसके लिहाज से एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे एनर्जी की स्पेसिंग जो है वो, यानी कि लेवल्स की स्पेसिंग जो है वो कम होती जाएगी। तो ये है एक रियल डायटोमिक मॉलिक्यूल जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है, तो वो फिर अपनी वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कुछ एनर्जी जो है वो उनके लेवल डिफाइन बनाता है, और उन लेवल्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि इन लेवल की स्पेसिफिक वैल्यूज़ है, और वो इस लिहाज से फिर जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल मोशन है, यानी कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर जब मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है, अगरचे वो परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो वाइब्रेशनल मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, और उसके लेवल भी स्पेसिफिक हैं, क्वांटाइज्ड हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। एक मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करता है अपने ही सेंट्रल एक्सिस पर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो मासेस हैं, और दोनों मासेस जो हैं वो उनको हमने अटैच किया हुआ है एक मासलेस रॉड से। तो यह स्ट्रक्चर बेसिकली एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के तौर पर हमें जो है वो शो हो रहा है, यानी कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें M1 जो है ये मैस ज़्यादा है, M2 मैस कम है, तो इस तरह से सेंटर ऑफ मैस जो है वो M1 की तरफ है। सेंटर ऑफ मैस के अलोंग रोटेशन हमें नज़र आ रही है मॉलिक्यूल की एरोज की मदद से। और एनर्जी, अगर हम एक रोटेशनल बॉडी की एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है 1/2 I इंटू ओमेगा आर का स्केयर। I जो है रोटेशनल एनर्जिया है, और ओमेगा आर जो है रोटेशनल स्पीड है या रोटेशनल वेलोसिटी है। L इसी चीज को हम इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं L स्केयर ओवर 2I से। L जो है ये एंगुलर मोमेंटम है, और I जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो लेकिन हर एनर्जी अलाउड नहीं होगी, हर तरह की रोटेशन अलाउड नहीं होगी, हर स्पीड अलाउड नहीं होगी रोटेशन की एक मॉलिक्यूल को, बल्कि जो अलाउड वैल्यूज होंगी वो इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो होंगी EJ इज इक्वल टू एच कट स्केयर ओवर 2I इंटू जे प्लस 1। और यहाँ पे J क्या है जी? J यहाँ पे एंगुलर टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है। तो J की वैल्यू 0, 1, 2 सोन, यानी कि J भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यूज जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होंगी, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि क्वांटाइज्ड वैल्यू होंगी रोटेशन की। मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा तो उस रोटेशन से रिलेटेड जो स्पीड होगी और स्पीड से रिलेटेड जो फिर एनर्जी होगी उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उसके अलावा कोई और अलाउड वैल्यू नहीं होगी, कोई यानी कि कोई और वैल्यू अलाउ नहीं होगी। तो इस तरह से मॉलिक्यूल की जो रोटेशन है उनके लेवल और उनसे रिलेटेड एनर्जी जो है वो भी क्वांटाइज्ड है, यानी कि एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के अलावा कोई रोटेशनल एनर्जी लेवल अलाउड नहीं है मॉलिक्यूल को। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स की। तो हम देखते हैं कि जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो फिर उनके बहुत सारे एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मिक्सअप होकर एनर्जी बैंड्स बनाते हैं, और उन बैंड्स के दरमियान में स्पेसिंग होती है, और ये स्पेसिंग ऐसी स्पेसिंग होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं होती। उस स्पेसिंग को या उस एनर्जी गैप को हम फॉर्बिडन एनर्जी गैप कहते हैं। यानी कि हर दो कंसेक्टिव बैंड्स के दरमियान में फॉर्बिडन एनर्जी गैप होगा। तो इलेक्ट्रॉन सॉलिड्स के अंदर एटम जब बैंड्स बनाएंगे तो उन बैंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव करेंगे उन बैंड्स के अंदर, स्टे करेंगे, तो बेसिकली वो बैंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए एक पोटेंशियल वेल की तरह से बिहेव करेंगे, और उस पोटेंशियल वेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे हमने वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट की हुई है एक पोटेंशियल वेल के लिए, यानी कि एक पार्टिकल जब एक पोटेंशियल वेल में ट्रैप अप है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे पीरियोडिक पोटेंशियल होगा, यानी कि हर बैंड का पोटेंशियल जो होगा वो एक आइगन वैल्यू के लिहाज से रिपीट होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। डी जो है ये लैटिस स्पेसिंग है। और Kronig-Penney मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें पीरियोडिक पोटेंशियल की, तो यहाँ पे आप जो है वो एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल जो है हमें नज़र आ रहा है, उसकी अरेंजमेंट नज़र आ रही है Kronig-Penney मॉडल से। तो फिर अगर हम बात करें लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से Kronig-Penney मॉडल की बात करें, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक बैंड है, ये एक बैंड है, ये एक बैंड है, दरमियान में हमें ये जो स्पेस नज़र आ रही है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। फिर इसी तरह से यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप है, दरमियान में अलाउड स्टेट्स हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन की, वैसे वैसे बैंड का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, या बैंड की स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बैंड की स्पेसिंग कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे उससे ज्यादा है। और इसके साथ साथ जो अलाउड एनर्जी जो एनर्जी गैप्स हैं उनका उनकी जो स्पेसिंग है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी गैप कम है और यहाँ पे उससे भी कम है। और इसी तरह से जब टॉप बैंड की हम बात करते हैं जो कि कंडक्शन बैंड भी कहलाता है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का मोस्टली जो आपस में एनर्जी गैप होता है वो ना होने के बराबर होता है। और ख़ास तौर पर अगर हम कंडक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनर्जी गैप होता ही नहीं, और कंडक्शन और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। और यहाँ पे सॉलिड से हम आमतौर पर देख रहे होते हैं कि सॉलिड से हमें एनर्जी जब मिल रही होती है तो वो तकरीबन कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। बेसिकली जो है वो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो हमें कंटिन्यूस फॉर्म में नजर आती है, वैसे वो कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन बैंड्स के अंदर जो है वो एक वेव की तरह से बिहेव कर रहा है, वेव की तरह से मूव कर रहा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। लेकिन जब भी हम जो है वो एनर्जी गैप पे आएंगे तो वो वेव जो है वो ब्रेकअप हो जाएगी, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे कंटिन्यूटी ख़त्म होगी, यहाँ पे कंटिन्यूटी ख़त्म होगी, यहाँ पे कंटिन्यूटी ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि सिर्फ दरमियान का एरिया या सिर्फ दरमियान की स्पेसिंग जो है वो अलाउड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी सॉलिड्स के अंदर भी जो एनर्जी बैंड्स हैं, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल जो हैं वो क्वांटाइज्ड हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन की अगर हमने मोशन को एटम के अंदर डिफाइन करना है, एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को जो है वो, या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन को करेक्टराइज करना है, या ओवरऑल सॉलिड स्ट्रक्चर बल्क मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन को जो है वो करेक्टराइज करना है, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं लाइट एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन की क्वांटम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से हमें बात मजीद क्लियर होगी। प्लांक्स ने जो क्वांटम रेडिएशन ला दिया था उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो प्लांक्स ने कहा था कि जब एनर्जी और मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो है किसी भी मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है, और फिर उस पार्टिकल से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं h इंटू न्यू से। h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी के पार्टिकल की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल की, जिसकी एनर्जी हम h न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर न्यू जो है ये उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि उस रेडिएशन की, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है जिससे वो पार्टिकल एसोसिएटेड है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की। अगर हम एटम को एनर्जी देते हैं, किसी भी सोर्स से एनर्जी पंप करते हैं, तो एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर लेवल से अपर लेवल पर चला जाता है। लेकिन ये तब भी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इतनी मिले कि
वो एनर्जी जो है उसके लेवल्स की एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर हो। अब ये एनर्जी हम मुख्तलिफ फॉर्म से दे सकते हैं, लेकिन अगर हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे पार्टिकल की तरह से बिहेव करेगी और पार्टिकल को हम फोटॉन कहेंगे, और फोटॉन जो एटम से टकराएगा तो उसकी एनर्जी जो है वो इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके डिफरेंस के बराबर हो, तब वो इलेक्ट्रॉन में जज़ब होगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के बाद पहुंचा देगा उसकी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में। तो यहां पे फिर हमें यह पता चलता है कि बेसिकली जो एनर्जी का एटम के अंदर एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है ये एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। क्लासिकल थ्योरी जो है ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्लासिकली जो है वो ये पॉइंट नजर आता है कि कोई भी एटम जो है वो किसी भी वैल्यू की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी भी मैग्नीट्यूड की एनर्जी एमिट कर सकता है। क्वांटम मैकेनिकली जो है वो हमें ये बात नजर आती है क्वांटम थ्योरी की बेस पर, सॉरी क्लासिकल थ्योरी की बेस पर। लेकिन एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो फिर उन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमें पता चलता है कि एटम जो है वो खास किस्म की एनर्जी, खास वैल्यू की एनर्जी ही अब्जॉर्ब कर सकता है और खास एनर्जी की वैल्यू ही एमिट कर सकता है। हमें ये कहाँ से पता चला? एक्सपेरिमेंट्स से पता चला। जैसे कि हम देखते हैं कि सोडियम एलिमेंट को अगर हम लें तो सोडियम में से सिर्फ येलो लाइट ही क्यों निकलती है, बाकी कलर की लाइट क्यों नहीं निकलती। इसी तरह से अगर हम लेजर लाइट यानी कि हीलियम नियॉन लेजर की बात कर लें तो रेड कलर की लाइट ही हीलियम नियॉन से क्यों जनरेट होती है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ और भी फिनोमेना है जिनमें हम देखते हैं कि खास कलर की या खास वेवलेंथ की या खास फ्रीक्वेंसी की ही लाइट हमें क्यों मिलती है। तो बेसिकली इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला कि क्लासिकल थ्योरी फेल है इस चीज को एक्सप्लेन करने में। क्लासिकल थ्योरी तो हमें कहती है कि एटम किसी भी वैल्यू की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है और कोई भी एनर्जी जो है किसी भी वैल्यू की एनर्जी इमिट भी कर सकता है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हमें नजर नहीं आया। बहरहाल आगे हम चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी, एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर ली, लेकिन इमिट भी करेगा, और जब इमिट करेगा तो या तो वो स्पॉन्टेनियसली इमिट करेगा, यानी कि बगैर किसी के तहरीक दिए खुद से और फौरन से वो एनर्जी इमिट कर देगा। और जब एनर्जी इमिट करेगा तो वो फोटॉन की शक्ल में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में एनर्जी इमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में अगर वो एनर्जी इमिट करता है तो फिर उसकी जो उसका इमिटेड फोटॉन है उस फोटॉन की एनर्जी जो है वो बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज के लेवल के डिफरेंस के। और ये कौन से एनर्जी लेवल? जिनके दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। फिर दूसरी तरह की जो मिशन है वो स्टिमुलेटेड मिशन है। स्टिमुलेटेड मिशन में इलेक्ट्रॉन खुद से जंप डाउन नहीं करता, बल्कि उसको पुश दिया जाता है, और पुश जो है वो एक फोटॉन की मदद से दिया जाता है। और यहाँ पे स्टिमुलेटिंग फोटॉन यानी कि पुश देने वाला फोटॉन जो है उसकी एनर्जी भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है जिनके दरमियान वो ट्रांजिशन करने जा रहा है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि एक एनर्जी का फोटॉन हम इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और दूसरी एनर्जी का फोटॉन हमें मिलेगा स्टिमुलेटिंग फोटॉन की शक्ल में। तो इस तरह से स्टिमुलेटेड मिशन में हमें एक नहीं बल्कि एक ही टाइम पे दो फोटॉन मिलेंगे जिनकी एनर्जी एक जैसी होगी। फिर एक और तरह की रेडिएशन डी एक्साइटेशन भी है जिसको हम नॉन रेडिएटिव डी एक्साइटेशन भी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेवल 2 से लोअर लेवल 1 पर जब आता है तो कोई फोटॉन इमिट नहीं करता, बल्कि एनर्जी किसी और फॉर्म में अपीयर होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी तो लूज करनी ही करनी है, लेकिन बेसिकली एनर्जी का वो लॉस जो है वो फोटॉन की शक्ल में नहीं होगा बल्कि किसी और फॉर्म में होगा। और वो और फॉर्म कौन सी होगी? अगर तो मॉलिक्यूल की शक्ल में हमारे पास मैटर है जो कि अंडर डिस्कशन है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो फिर या तो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी या रोटेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन यानी कि स्टेप डाउन करते हुए लूज कर रहा है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, हमारे पास मैटर जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, तो फिर एटम के जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी, उनके लेवल जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि क्वांटम मैकेनिकली हम एटम के अंदर और मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी की एमिशन या अब्जॉर्प्शन को, एनर्जी लेवल्स को समझ सकते हैं, क्लासिकली हम नहीं समझ सकते। तो फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लेज़र को समझेंगे। बहुत शुक्रिया।